हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे एरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन। एरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन कब से कब है? 384 टू 322 बीसी। तो इन्होंने दिया था डायनेमिकल लॉ। डायनेमिकल लॉ क्या होता है? ए कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इनके हिसाब से अगर आप कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाओगे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा। ही कुड नॉट एक्सप्लेन, इनके द्वारा जो फोर्स लॉ दिया गया था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वाई बॉडीज फेल विथ इंक्रीजिंग स्पीड। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ो और अर्थ के सरफेस पे वो गिरेगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है। दूसरा, मोशन ऑफ सन, मून एंड स्टार्स, इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एरिस्टोटल। ही बिलीव दैट अर्थ इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स। इनके हिसाब से कि यूनिवर्स का सेंटर क्या है? अर्थ है। एंड एक्सप्लेन्ड द फॉलिंग ऑफ मैटर ऑन अर्थ। तो इन्होंने माना कि जो यूनिवर्स का सेंटर है वो क्या है? अर्थ है। और अगर यूनिवर्स का सेंटर अर्थ है तो इस हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर फेंकोगे, क्योंकि सेंटर अर्थ है, तो उस अर्थ पे ही गिरेगी एरिस्टोटल के हिसाब से। लेकिन ये लॉ में एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज है उसके मोशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। राइट। सेलेस्टियल बॉडीज फॉलो डिफरेंट लॉज देन अर्थ। तो इन्होंने बोला कि अच्छा ये बात है, तो जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो एक डिफरेंट तरीके का लॉ फॉलो करता है। अर्थ के लिए डिफरेंट लॉ है और सेलेस्टियल बॉडी के लिए डिफरेंट लॉ है। सेलेस्टियल मैटर हैड द बिल्ट इन प्रॉपर्टी टू सप्लाई द फोर्स। तो अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि अर्थ जो है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है तो सारा कुछ अर्थ में गिर जाना चाहिए? तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि नहीं गिर रहा है? तो इनके हिसाब से ये है कि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, अदर प्लैनेट्स हो गए, तो वो इसलिए नहीं गिर रहे हैं कि उनके पास एक डिफरेंट तरीके का सेलेस्टियल मैटर है। वो डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट से मिलकर बने हुए हैं और उनके पास, यानी ये जो प्लैनेट है, सन हो गया, मून हो गया एंड सो ऑन, ये अर्थ में नहीं गिर रहे हैं। तो इसका एक रीज़न ये भी दिया इन्होंने कि ये डिफरेंट तरीके के मैटर से मिलके बने हुए हैं और इनके पास एक डिफरेंट तरीके की बिल्ट इन प्रॉपर्टी, इनके पास खुद की एक फोर्स है जो कि इनको अर्थ में गिरने से रोक रहा है। ठीक है। तो ये बहुत अजीब टाइप का अरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन था। दूसरा आता है मिडिवल थॉट्स, थ्योरी ऑफ इम्पिटस। इसमें एक थ्योरी दी जाती है इम्पिटस। इम्पिटस बेसिकली जो है वो आज के टाइम में कुछ कुछ मोमेंटम से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ इम्पिटस मिडिवल थॉट्स में आता है। सो इम्पिटस इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन द प्रोजेक्टाइल मोशन बाय जॉन फिलोपनस। तो सबसे पहले इम्पिटस को किसने इंट्रोड्यूस किया था? इम्पिटस को इंट्रोड्यूस किया जॉन फिलोपनस ने 6th सेंचुरी में। ए बॉडी इन मोशन हैज इम्पिटस। तो कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसके पास क्या होगा? इम्पिटस होगा। जैसे आज के टाइम में बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसमें मोमेंटम होगा। तो ये इम्पिटस जो दिया था ये कुछ कुछ मोमेंटम की ही तरीके है। फिर इसके बाद आते हैं इब्न सीना 11th सेंचुरी में। इन्होंने क्या दिया? एन इम्पिटस, इनके हिसाब से एन इम्पिटस इन ए मूविंग बॉडी इज परसिस्टेंट अंटिल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट अपॉन इट। तो इब्न सीना का कहना यह था कि किसी बॉडी में अगर इम्पिटस है तो वो रहेगा, यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इब्न सीना ने बोला 11th सेंचुरी में। तो एन इम्पिटस इन ए मूविंग बॉडी इज परसिस्टेंट अंटिल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट अपॉन। तो इब्न सीना ने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, यानी इम्पिटस का मतलब क्या है? मोशन में रहना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न कार्य करे। फिर आ जाइए प्रोजेक्टाइल इन ए वैक्यूम वुड नॉट स्टॉप। तो इसके हिसाब से, यानी इब्न सीना जी के हिसाब से, प्रोजेक्टाइल अगर वैक्यूम में कोई ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो मूव ही करता रहेगा, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सो दिस लॉ, ये जो इब्न सीना ने दिया, दिस लॉ इज कंसिस्टेंट विद दिस लॉ इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी न्यूटन का प्रथम नियम।
जो कि आता है वो कैसे है, इब्न सीना ने जो ला दिया था उसी से मिलता जुलता है, राइट। ओके, फिर इसके बाद आता है अल बगदादी। अल बगदादी ने 12th सेंचुरी के आसपास दिया कि एक कांस्टेंट फोर्स causes an object's speed to increase। अल बगदादी ने क्या बोला कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कांस्टेंट फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी, उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। और ये हमें पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ बराबर एम ए, राइट। तो इट इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अल बगदादी ने जो दिया था वो आज के टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ। फिर इसके बाद आ जाइए इब्न बज्जा। इब्न बज्जा 12th सेंचुरी में ये भी थे। तो एवरी फोर्स देयर इज ऑलवेज ए रिएक्शन फोर्स। इब्न बज्जा ने क्या बोला कि अगर आपके पास फोर्स है तो उसका एक रिएक्शन फोर्स होगा, बट he did not specify that these forces are equal and opposite। तो उन्होंने ये एक टर्म नहीं इंट्रोड्यूस किया कि ये जो फोर्स होगा इक्वल और अपोजिट होगा। बस इन्होंने ये बोला, इब्न बज्जा ने, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसका एक रिएक्शन फोर्स होगा, दैट्स इट। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो रिएक्शन फोर्स होगा वो इक्वल होगा और अपोजिट होगा जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। इट इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इब्न बज्जा का जो रूल है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ से कंसिस्टेंट है। फिर इसके बाद आते हैं जॉन जॉन बरीडन 14th सेंचुरी में। तो इन्होंने क्या दिया कि इम्पेटस जो है वो बेसिकली क्या है, इम्पेटस क्या है, वेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इम्पेटस आपको निकालना है तो उसका वेट और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गैलीलियोस कंट्रीब्यूशन 17th सेंचुरी में आ जाइए आप। 17th सेंचुरी में गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो ने इनर्शिया का लॉ दिया जिसके हिसाब से when no force exerted on a body it stays at rest or it moves in a straight line। तो ये गैलीलियो का नियम है जो इन्होंने बोला कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा, या तो वो रुकी रहेगी या तो वो मूव करती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसी को बोला जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आज के टाइम में हम किसे क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो ये किसने दिया था, गैलीलियोज लॉज ऑफ इनर्शिया। व्हेन नो फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी इट स्टेज एट रेस्ट और इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास एक सपोज ये पिंक कलर से जो दिख रहा है, एक हमारे पास इस तरीके से पाथ है और सपोज हमारे पास एक यहाँ पे क्या है, एक बॉल है। तो अगर बॉल को हम छोड़ें यहाँ से तो ये क्या करेगा, मोशन करते हुए यहाँ तक जाएगा, जितना यहाँ पे था वहीं पे पहुँच जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और बेंड कर दें, इस बात को थोड़ा सा बेंड करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, जाएगा ऐसे, रोल करते हुए चला जाएगा और यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा अगर हम और बेंड करके एकदम हटा ही दें, प्लेन कर दें, तो जब प्लेन कर देंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, होते 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 जब तक कि इसको इतनी हाइट नहीं मिल जाएगी तब तक मूव करता रहेगा, और वो हाइट इसको कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको आपने एक सर्टेन एंगल से छोड़ दिया तो वो प्लेन में मोशन करता रहेगा अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक प्लेन में मोशन करता रहेगा। द मोशन ऑफ ए बॉडी along a horizontal plane is perpetual for the idealized situation in which no forces act against its motion। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक ये जो हमने बताया यही चीज़ है, राइट। तो यहाँ से अगर आप छोड़ोगे तो ये इस हिसाब से मूव करता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। ही सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ कोपरनिकस। तो इन्होंने क्या सपोर्ट किया है, गैलीलियो ने सपोर्ट किया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ कोपरनिकस। तो कोपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या थी कि जो हमारे पास सोलर सिस्टम है, जो एरिस्टोटल ने बोला कि सोलर सिस्टम में अर्थ सेंटर पे है, तो इन्होंने जो हमारे पास ये साइंटिस्ट थे गैलीलियो, तो गैलीलियो ने बोला कि नहीं, अर्थ सोलर सिस्टम का सेंटर नहीं है, सूर्य यानी सन सोलर सिस्टम का सेंटर है। तो दो थ्योरी है, पहली थ्योरी है जियोसेंट्रिक जिसमें बोला जाता है कि अर्थ जो है वो क्या है, यूनिवर्स का सेंटर है।
और दूसरी थ्योरी है हीलियोसेंट्रिक, जिसमें बोला जाता है कि सन जो है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है, और यही वाला आज हम लोग जानते हैं कि ये वाली थ्योरी करेक्ट है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जो किसके द्वारा दी गई थी, कोपरनिकस के द्वारा। इसको सपोर्ट किसने किया था, गैलीलियो ने। तो कोपरनिकस की थ्योरी पे आ जाते हैं। कोपरनिकस थ्योरी ऑफ हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स 1473 टू 1573 एडी, ठीक है। तो इनके हिसाब से सन इज स्टेशनरी, सन रुका हुआ है एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का सेंटर जो है वो क्या है, सन है, और ये रोटेट नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है। एंड ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। उन्होंने बोला कि जो सन है वो स्टेशनरी है और सेंटर ऑफ द यूनिवर्स पे है, और सभी प्लैनेट इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यूनिवर्स इज हीलियोसेंट्रिक। कोपरनिकस ने बोला कि यूनिवर्स क्या है, हीलियोसेंट्रिक है, यानी सन केंद्र में है, नॉट जियोसेंट्रिक, अर्थ केंद्र में नहीं है, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। फिर इसके बाद आते हैं टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे 1546 टू 1601 एडी में इन्होंने क्या बोला, बाय मेजरिंग द पोजीशन ऑफ स्टार्स ही सपोर्टेड हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो टाइको ब्राहे पोजीशन ऑफ स्टार को मेजर करते हैं और बोलते हैं कि जो गैलीलियो ने जो कोपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है वो करेक्ट है। फिर इसके बाद जोहानस केपलर 1571 1630 एडी में आते हैं, और ये होते कौन है, असिस्टेंट ऑफ टाइको, इन्हीं के असिस्टेंट रहते हैं टाइको ब्राहे के, जोहानस केपलर। और ये हमें आज पता है केपलर्स लॉ देते हैं। तो केपलर्स लॉ किसके द्वारा दिया गया था, जोहानस केपलर के द्वारा। 3 लॉ होते हैं,